Welcome to Vivas One Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवास वन एजुकेशनल फाउंडेशन। आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने प्रस्तुत है और आज का जो अपना टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट। स्टूडेंट्स, जनरली एक बहुत बड़ा मिथ हम स्टूडेंट्स के पास में है, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के पास में है कि हमें जब मैथमेटिक्स पढ़ना है उसमें डिटेल्स नहीं पढ़ना है, हमें उसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट को नहीं देखना है, हम जस्ट उसके ट्रिक्स को देखते हैं, हम उसको जल्दी शॉर्ट में मेथड में करके कंप्लीट करना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत ही बड़ा मिथ है एक जनरल कंपटीशन के एग्जामिनेशन से, क्योंकि अगर हम चीज़ों को ठीक से समझेंगे, अगर हम चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल पार्ट से क्लियर रहेंगे तो उम्मीद है कि हम उसके शॉर्ट ट्रिक्स पर भी अच्छे से पकड़ बनाकर बैठेंगे। और कॉन्सेप्चुअल पार्ट पर अगर कंप्लीट होना है तो आपको एक बात एकदम दिमाग में बैठा लेनी है कि पहला जो क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन का होना चाहिए, किसी भी टॉपिक से होना चाहिए, दैट इज वाई। यह टॉपिक पढ़ा क्यों जाता है, इसका रिलेवेंस क्या है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या किसी पार्टिकुलर टॉपिक्स पे। तो आज का क्लास इस रेफरेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, बिकॉज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के ओरिजिन से बात करेंगे, थोड़ी सी ओरिजिन फ्लेवर लाएंगे जिससे कि आप थोड़ा एंटरटेन भी हो और आप चीज़ें को थोड़ा सा अच्छे से करके भी चलें। तो चलिए हम अपने क्लास की शुरुआत इस पॉजिटिव माइंडसेट से करते हैं कि हम लोग चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली प्लस प्रैक्टिकली दोनों के साथ करेंगे। तो पहला जो अपने पास क्वेश्चन है दैट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है क्या? यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आप चीज़ों को ध्यान दें तब आप इसको ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे अगर हम यह कहें कि अगर हमारे पास रिसोर्सेस ज़्यादा हो और अपने पास करेंसी नहीं हो, या यूं हम बोले कि जो करेंसी सिस्टम है, मनी सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए, तो हमारे पास किसी भी सामान को लेने या देने का कौन सा सिस्टम होगा? तो जनरली अधिकतर लोगों का यह क्वेश्चन होगा बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में करते क्या है, एक चीज़ें हम किसी को देते हैं, उसके बदले में हम कोई किसी से ले लेते हैं। जैसे कि हमने अपने 2 केजी चावल से 1 केजी चावल किसी को दिया और उस 1 केजी के बदले हमने ½ केजी दाल ले लिया। दैट इज वेरी सिंपल। तो दोनों के पास दोनों का अवेलेबिलिटी हो गया। तो अगर हमारे पास रिसोर्सेस एबंडेंस है, एबंडेंस ना बोल के बोले सस्टेनेबल है, मतलब ठीक ठाक रिसोर्सेस है, तो बार्टर सिस्टम इज अ वेरी गुड सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम हम लोग पढ़े क्या कि जब भी रिसोर्सेस सबसिस्टेंस हो, जब सबसिस्टेंस रिसोर्सेस हो तो कौन सा सिस्टम यूज होता है? वो सिस्टम यूज होगा बार्टर सिस्टम। जो हमारा सिस्टम है बार्टर सिस्टम। और बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग में या हम बार्टर सिस्टम के रिस्पेक्ट में हम चीज़ों से इंटरेस्ट नहीं ले सकते, उसका पार्ट्स नहीं ले सकते, क्योंकि सबका जो इकोनॉमी है सबसिस्टेंस है। अगर आप किसी चीज़ को 2-3 दिन एक्स्ट्रा भी रख चुके हैं तो उससे कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, मतलब आपका चीज़ों को ज़्यादा महत्व एट ए टाइम है, लेकिन आपके लॉन्ग टर्म के विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन चीज़ों का ज़्यादा महत्व नहीं है। तो आप बोलेंगे कि कोई बात नहीं, आज वो नहीं दिया, मुझे कल लौटा देगा, परसों लौटा देगा, नीड के अकॉर्डिंग लौटा देगा। तो जब बार्टर सिस्टम होगा तो इंटरेस्ट का झमेला नहीं होता। एक कारण ये भी है क्योंकि बार्टर सिस्टम 2 आदमी के म्यूचुअल रिलेशन पर चलता है, तो हम लोग जनरली म्यूचुअल रिलेशन के लिए वहां पर हम इंटरेस्ट का सिस्टम नहीं रखते। अब जब रिसोर्सेस स्कैर हो, कम हो, लोगों के पास नहीं हो, तो क्या बार्टर सिस्टम चलेगा? सिंपली बार्टर सिस्टम क्या ठीक ठाक से चीज़ों को इकोनॉमिकली वाइबल होगा? तो वहां पर सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि आपके पास चावल ही नहीं है तो आप क्या देकर दाल को लेंगे? दिस इज वेरी डिफिकल्ट इफ यू हैव लेस रिसोर्सेस।
तो उस समय जो रूल होगा वो होगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो जनरल जंगल का रूल होता है। जो जितना ताकतवर होगा, जो जितना पावरफुल होगा, वो उस रिस्पेक्ट में चीज़ों को यूज करेगा और आप उसे कुछ कर नहीं सकते। तो अगर चीज़ें स्केयर हो तो हमारे हिसाब से जो बार्टर सिस्टम है वो अवेलेबल नहीं होगा अपने पास। यहाँ जो होगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। ये एक जनरल स्टेटमेंट है, ये दिखा रहा है कि जो ताकतवर है, जो उस चीज के लिए योग्य है, उसे ही मिलेगी चीजें। तो अब मान लें इस चीज को, चूंकि हम सिविल सोसाइटी है, अब सिविल सोसाइटी है और सिविल सोसाइटी अगर जंगल का लॉ को फॉलो करेंगे तो उम्मीद है कि ये हम लोग के लिए उतना बेहतर रिजल्ट नहीं देने वाला है। तो हम लोगों ने इस चीज से बचने के लिए सिस्टम शुरू किया, द सिस्टम ऑफ करेंसी सिस्टम। हम लोगों ने करेंसी कहा, करेंसी को इंट्रोड्यूस किया और इस करेंसी को इंट्रोडक्शन से यह क्या हुआ कि आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उसके बदला में आप करेंसी लेंगे। उस करेंसी को देकर आप किसी भी चीज़ को ले सकते हैं। तो जो करेंसी सिस्टम है यह बार्टर सिस्टम से भी बेस्ट रहा, क्योंकि बार्टर सिस्टम में अगर आपके पास कोई सामान है अवेलेबल और आपको कोई दूसरा सामान चाहिए, लेकिन जो अगला आदमी है उसको वो सामान नहीं चाहिए, दैट फॉर एग्जाम्पल कि मान लेते हैं आपके पास चावल है, किसी के पास दाल है, तो अगर आपने बोला कि मैं चावल देता हूं तुम दाल दे दो, लेकिन अगर उसने दाल नहीं लिया तो उसने चावल नहीं लिया तो उसने बोला नहीं मेरे पास चावल भी बहुत मात्रा में है, तब आपको एक डिफिकल्टीज हो जाएगी। इन दोनों को चीज़ों को खत्म करने के लिए द करेंसी सिस्टम क्या हुआ, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेकर आया। क्यों? क्योंकि अब आप काम करें, काम करने के जगह पर आपको क्या मिलेगा, करेंसी, और उस करेंसी से आप अपने मार्केट के अंदर में किसी भी चीज़ को शुरू कर सकते हैं। तो जब करेंसी सिस्टम तभी शुरुआत हो सकता है जब ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लोरिश करेगा। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लोरिश करेगा तभी करेंसी सिस्टम वाइबल होगा, अदरवाइज करेंसी सिस्टम इज नॉट सो इनफ और नॉट सो इफिशिएंट इन दैट मैनर। तो अगर हम देखें इस चीज़ों को, मतलब हम इंट्रोड्यूस करें, तो जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का मतलब पार्ट हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट पर। जो इंटरेस्ट है वह तभी बढ़िया से लागू हो सकता है whenever there is currency system, whenever there is flourish of trade and commerce, otherwise यह सिस्टम ठीक नहीं हो पाएगा। तो हम सभी लोग जानते हैं, ये हमारा हिस्ट्री है, आप लोग हिस्ट्री में इकोनॉमिकली पोर्शन को जब पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे कि मॉडर्न बेस इज बेसिस, द बेसिस ऑफ मॉडर्न बेस इज इकोनॉमी, इकोनॉमी पर ही बेस करता है करेंसी। तो यहाँ जो करेंसी है इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। तो करेंसी है तो इंटरेस्ट होगा ही होगा। तो इसीलिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, बिकॉज वेन एवर देयर इज करेंसी वी हैव टू टॉक अबाउट इंटरेस्ट। तो चलिए अब हम लोग इंटरेस्ट से चीजों को शुरू करते हैं। तो अब इंटरेस्ट का 3 पैरामीटर, हम लोग जो पैरामीटर से पढ़ते हैं व्हाट, व्हाई, हाउ, हम जनरली यही 3 पैरामीटर से पढ़ते हैं। हम हमेशा इस 3 पैरामीटर को लेके चलेंगे। तो व्हाट इज इंटरेस्ट? तो इंटरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ सम, अ पार्ट ऑफ सम, किसी भी सम का एक पार्ट है। कौन सा सम? सम मतलब मनी, या कोई चीज आप जब दिए हैं करेंसी, तो वो कौन सा सम? वैसा सम जो आपने किसी को दिया है या किसी से लिया है, वह सम का कुछ पार्ट्स आप उसके बदले में देंगे तो वह क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट कहलाएगा। जैसे मैंने, मान लेते हैं मैंने किसी आदमी को या मैंने किसी बी आदमी को 100 रुपये दिया, उस 100 रुपये के बदले में उसने मुझे 10 एक्स्ट्रा रुपये दिया 1 महीने के अंदर, तो मैंने बोला कि 10 क्या है? इंटरेस्ट है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाई, कि क्यों इंटरेस्ट क्यों है। तो जब हम ये देखते हैं कि whenever there were barter system, then
एक्स्ट्रा जो मनी लेना, इंटरेस्ट इज नॉट सो इफिशिएंट एट दैट टाइम। क्यों? क्योंकि उस समय में अगर हम देखें चीजों को तो देखते हैं कोई बात नहीं, सोसाइटी है, सबसिस्टेंस इकोनॉमी है, आपके पास भी है, अगले के पास भी है, तो आप उस समय चीजों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। लेकिन जब आपके पास करेंसी है तो आपके पास ट्रेड एंड कॉमर्स का फ्लोरिश है, ट्रेड एंड कॉमर्स है, तो इस करेंसी का यूज करके आप अच्छे खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। और जितना टाइम आपका जाएगा, जितना टाइम बढ़ेगा, उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट बढ़ भी सकता है। यह नहीं बोला जा रहा है कि टाइम के हिसाब से प्रॉफिट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट अगर आपके पास करेंसी है तो एक समय के बाद उसका जो यूजेज के कारण वो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा भी, बढ़ भी सकता है। तो हम यह कह सकते हैं कि समय करेंसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मे बी यू कैन अचीव मोर एंड मोर विद द एग्जिस्टिंग करेंसी। ओके, तो अब जब आप करेंसी को समय के हिसाब से देखें तो हम एक जनरल स्टेटमेंट, इट इज नॉट कंप्लीटली ट्रू बट इट मे बी पॉसिबल दैट प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे कोई मनी है, कोई करेंसी है, उसके हिसाब से प्रॉफिट भी बढ़ सकता है। तो अगर अब आपने किसी को कुछ पैसा दिया तो उसको कुछ समय के लिए दिया, और वो समय आपके दिमाग में ये बैठा है कि उस समय में हम उस पैसा से कुछ कर सकते थे, तो क्या आप उसके बदले में उससे कुछ चार्जेस लेंगे? तो मैं, जहां तक मेरा हिसाब है, मैं बिल्कुल लूंगा, क्योंकि मैं उससे बोलूंगा कि देखो, अगर मैं इस पैसा को कहीं दूसरी जगह यूज करता तो ये कुछ प्रॉफिट देता, मैंने इस पैसा को तुम्हें दिया है तो तुम इसके जगह पर इतने समय के लिए कुछ हमें इसके बदले में इसके पार्ट दे दो। और वही जो पार्ट होगा, हम लोगों जनरली पढ़ा, वो क्या होगा? इंटरेस्ट होगा। इज इट क्लियर? ओके, तो हम लोगों ने पढ़ा कि इंटरेस्ट क्या है, और हम लोगों ने ये भी जाना कि इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि अब ट्रेड एंड कॉमर्स के समय में व्हेनेवर देयर इज बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स, तो उस समय करेंसी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब हम इस पूरे चैप्टर में हाउ पढ़ेंगे जैसा कि हम लोग का स्टेटमेंट होता है। लेकिन अब एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि जब भी हम बात करते हैं इंटरेस्ट की, वेदर इट इज सिंपल और वेदर इट इज कंपाउंड, हम लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं रेट, और रेट जो होता है वो जनरली परसेंट में होता है। तो क्या परसेंट में ही रेट हो सकता है, या हम यूं बोले कि जो हमारे पास पार्ट है वो क्या परसेंट में हो सकता है? ऐसा कोई भी जरूरत नहीं है। हम ऐसा बोल सकते भी है कि मैंने जो तुम्हें पैसा दिया, 100 रुपया जो मैंने तुम्हें दिया, उसका 1/4 पार्ट हमें हर मंथ में चाहिए। ये भी सही है। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि उस पैसा का जो दिया उसका 3:5 रेशो हमें मुझे चाहिए, 2 पार्ट में चाहिए। मैं इस तरह से भी चीजों को दे सकता था, लेकिन परसेंटेज इज अ वेरी इफिशिएंट वे टू टेक द पार्ट। मतलब हम ये कह सकते हैं कि परसेंट अगर हम यूज करें तो हमें सबसे आसान होगा पार्ट्स लेने में, क्योंकि परसेंटेज क्या करता है, चीजों को बहुत इजी कर देता है, पहला। दूसरा, फॉर्मूला क्रिएशन में दिक्कत ना हो, इसलिए हम जब भी इंटरेस्ट का बात करते हैं तो दैट कम्स इन परसेंट, कि इससे क्या हो कि एक यूनिफाइड फॉर्मूला हमें मिले, एक यूनिफाइड सिस्टम मिले सभी को, कि अगर हम परसेंट में हर एक जगह यूज कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, हम चीजों को, क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए हम जनरली जो पार्ट है, पार्ट ऑफ दैट सम है, वो किसमें कन्वर्ट करते हैं, तो दैट इज कैलकुलेटेड इन परसेंटेज। चलिए, अब जो इंटरेस्ट है वो जनरली 2 तरह से लिए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज सिंपल एंड द सेकेंड वन इज कंपाउंड। अब आपके मन में फिर क्वेश्चन आएगा कि सिंपल और ये कंपाउंड है क्या? तो मैं एक एग्जांपल से सिंपल और कंपाउंड की चर्चा करूंगा। लेकिन फिर आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि ठीक है, एक इंटरेस्ट तो है ही, वाई किसी भी चीज को लेंदी बनाना हम लोग का क्या शौक है? क्या मैथमेटिक्स का शौक है कि कोई भी चीज को लेंदी बनाया जाए? तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल ही नहीं, किसी का भी शौक नहीं है लेंदी बनाने का।
तो फिर सिंपल और कंपाउंड का क्या जरूरत है, दो का क्या जरूरत है, एक ही होना चाहिए था। अब मैं एक बहुत ही आसान सा एग्जांपल आपके सामने लेता हूँ। अब ध्यान दें कि मान लेते हैं कि आपने किसी अपने फ्रेंड को 10,000 रुपया दिया, 10% पर दिया और टाइम जो हुआ 4 ईयर्स के लिए, या मैं अभी आसान ईयर्स लेता हूँ, 2 ईयर्स के लिए आपने किसी अपने फ्रेंड को 10,000 रुपया दिया। कितने ईयर्स के लिए? 2 ईयर्स के लिए दिया। अब यहाँ अब क्वेश्चन को आप ध्यान से समझें। तो आपने बोला कि जो रेट है 10% है, मतलब पहले साल में कितना होगा 10%, दूसरे साल में भी कितना होगा 10%। तो आपने बोला कि ओके 10% ऑफ किसका, 10,000। तो ये फर्स्ट ईयर के लिए, और सेकेंड ईयर के लिए भी क्या होगा इंटरेस्ट, 10% ऑफ 10,000। 10% क्या लग गया 10,000। तो 10% ऑफ 10,000, अगर आप लोग परसेंट को थोड़ा सा कंप्लीट किए होंगे तो परसेंट का मतलब 10/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 10,000 दैट बिकम्स 1,000। कितना हो गया अपने पास 1,000 रुपीज। द सेम इज 1,000 रुपीज। तो मैंने बोला कि 2 सालों में जो इंटरेस्ट आया 10,000 पे वो आया 1,000 और 1,000 दैट बिकम 2,000। सिंपल। तो हमारे पास जो अमाउंट खर्च करना पड़ेगा दैट इज 10,000 और प्लस 2,000 दैट इज 12,000 रुपीज हमें अमाउंट देना पड़ेगा। तो इस पूरे सिस्टम में हम क्या क्या देख रहे हैं कि एक अमाउंट है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, P फॉर प्रिंसिपल, जो अमाउंट हम लेते हैं या देते हैं। द सेकेंड वन इज सिंपल इंटरेस्ट, जो हम इंटरेस्ट लिए, लेकिन ये सिंपल तरीका से, क्योंकि हर एक मंथ के अंदर में या हर एक टर्म के अंदर में एक ही अमाउंट पे करना पड़ रहा है अपने पास। द थर्ड वन इज रेट। रेट जो जनरली परसेंट में होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ दैट सम, मीन्स पार्ट ऑफ दैट प्रिंसिपल। द फोर्थ वन इज टाइम, कितने समय के लिए दिया गया। टाइम मे बी इन ईयर, मे बी इन मंथ और मे बी इन डेज, तो जो भी में हो सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज ए फॉर अमाउंट, अमाउंट कितने समय में होगा। अगर हम इस चीजों को थोड़ा सा आसान करना चाहें तो हम इसको एक फॉर्मूला के रूप में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ जो था रेट और परसेंट का मतलब बाय में 100 हो जाता था, और ये जो था ये प्रिंसिपल, तो क्या ये इस तरह का फॉर्मूला है PR और T बाय 100। क्यों? क्योंकि ये 2 बार 1,000, तो जितना बार ये है, जितना ईयर है या जितना टर्म्स है, उतना बार सिंपल इंटरेस्ट अपने पास आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का एक यही से फॉर्मूला बना लिया गया, P × R × T बाय 100। और यहाँ जो P है प्रिंसिपल, R रेट, T टाइम और बाय में 100 होगा। बस याद रखेंगे जो रेट होगा वो यहाँ परसेंट में नहीं होगा, क्योंकि इसी का परसेंट क्या हो गया 100 हो गया। या आप इसको इस तरह से बोले P × R परसेंट × T। आप इस दोनों को यूज कर सकते हैं, जिससे कि चीजें आसानी से हम लोग फाइंड कर सके, डायरेक्टली फाइंड कर सके। जैसे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, जैसे यहाँ क्या था 10,000 रुपीज और 10% मीन्स 10 और टाइम कितना 2 ईयर्स और बाय में 100, 2 जीरो से 2 जीरो दैट बिकम्स कितना 2,000 रुपीज। डायरेक्टली हम लोगों ने इस फॉर्मूला से ले आया, यह फॉर्मूला बस यही से बना है। क्लियर है? अब यहाँ हम लोगों ने समझा कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, इसे निकाला कैसे जाए। लेकिन फिर आपने यह क्वेश्चन पूछा कि वो ठीक है, अभी ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं कि इसी को तो सॉरी, अब आपने पूछा कि ठीक है सिंपल इंटरेस्ट तो हम लोगों ने निकाल लिया, तो फिर हमें कंपाउंड की क्या जरूरत थी। बहुत ही बेहतरीन तरीका है निकालने का और एक इजी भी मेथड है, तो वाई कंपाउंड इज नीडेड। तो नाउ अब बात समझिए, आपके पास जो अभी चर्चा हुई है वो चर्चा कितने की हुई है, वो चर्चा हुई है 10,000 रुपीज की, जो आप 2 सालों में देंगे।
क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 10,000 रुपीज अगर मान लेते हैं 2 साल में नहीं देकर 3 साल में भी दिया जा रहा है, तो आपके पास 1,000 रुपीज इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएगा। आप एक तरह से सोचेंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10,000 भी है, कोई बात नहीं, 1 साल इसने एक्सटेंड किया, 1 साल ये बढ़ गया। लेकिन अगर इमेजिन करते हैं कि अगर आपने किसी को 500 करोड़ रुपया दिया, नाउ टाइम 1 ईयर पर, इमेजिन कीजिए, बस इमेजिन कीजिए कि आपने किसी को 500 करोड़ रुपया दिया हो 1 ईयर के अंदर में, और आपने मान भी लेते कि रेट अगर 2%, 5% या कुछ भी 5% दिया हो, तो जो आपके पास जो मेन पैसा है दैट इज अ वेरी बिग अमाउंट, एंड जब बहुत बड़ा अमाउंट होगा तो उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही जबरदस्त होगा। अब इमेजिन कीजिए कि आपने किसी को 500 करोड़ 1 ईयर्स के लिए दिया, जिसने 1 ईयर्स के अंदर में 5% आपको दिया, दैट इज ऑल्सो ह्यूज अमाउंट। लेकिन 1 ईयर्स के बाद उसने बोला कि नहीं, मैं नेक्स्ट ईयर इस पैसा को दूंगा, 1 साल और पैसा को रखूंगा। अब आप ये बताइए कि क्या आप प्रॉब्लम फेस करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि यहाँ जो काम है, यहाँ जो हमारे पास अमाउंट है वो बहुत ही हाई है। आप सिर्फ इंटरेस्ट से नहीं आपका काम चलेगा, इस अमाउंट का यूज आप दूसरे इन्वेस्टमेंट में करके इससे ज़्यादा कमा सकते थे। तो क्या सिंपल इंटरेस्ट एक इफिशियंट वे होगा इस पैसे के लिए? क्योंकि जिसने लिया वो आसानी से कमा रहा है, आसानी से इंटरेस्ट दे भी रहा है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहाँ सिंपल इंटरेस्ट काम में नहीं आएगा। तो वहाँ कौन सा इंटरेस्ट काम में आएगा? दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एक बार हम कंपाउंड इंटरेस्ट को समझाते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता कैसे है विद द यूज ऑफ दिस क्वेश्चन। ये थोड़ा हम लोग के लिए आसान रहेगा। तो जैसे हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट में क्या निकाला, आसानी से दो ईयर्स का था, 2 मल्टीप्लाई कर दिया इंटरेस्ट के अंदर में। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में फर्स्ट ईयर के लिए देखिए, अगर पहला ईयर का बात करें तो प्रिंसिपल क्या है? 10,000 रुपीज, रेट क्या है? 10%, टाइम क्या है? 2 ईयर। लेकिन हम लोग कौन सा, कितने साल के लिए लेना है? 1 साल का। 2 ईयर को हम लोगों ने 2 में बांट लिया, पर ईयरली बांट लिया। अब जो इंटरेस्ट होगा अपना दैट इज 10% ऑफ 10,000, किस ईयर का? पहला ईयर का। तो 10% मल्टीप्लाई 10,000, यह कट गया, दैट इज 1,000। तो अब आपने बोला कि मैं इस पहले साल में क्या दूंगा? 1,000 रुपया इंटरेस्ट दूंगा, किसका? 10,000 का। अब जब दूसरे साल की बात आई तब अकॉर्डिंग टू कंपाउंड इंटरेस्ट यह कहता है कि अब जो प्रिंसिपल है, जो पहले 10,000 था, वो प्रिंसिपल बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट उसमें ऐड हो जाएगा। तो अब प्रिंसिपल कितना हो गया अपने पास? द प्रिंसिपल बिकम 11,000। आपने जो 10,000 रुपया लिया था, 10,000 लिया था, अब वो सेकेंड ईयर में आते आते वो प्रिंसिपल 11,000 हो गया, क्योंकि ये 1,000 जो इंटरेस्ट का था वो सेकेंड ईयर में एज ए प्रिंसिपल ऐड हो गया। तो अब ऑब्वियस मतलब अगर ऑफिशियली आपने कितना रुपया लिया है सेकेंड ईयर के लिए? 11,000 लिया है, तो जो आपके पास इंटरेस्ट होगा 10% ऑफ 11,000 होगा। 10% ऑफ 11,000 का मतलब 1,100 रुपीज आपने क्या किया? 1,100 रुपीज आपने इंटरेस्ट के रूप में दिया। इन 2 सालों में आप देखें तो पहले सालों में आपने 1,000, दूसरे सालों में आपने 1,100 इंटरेस्ट को दिया, तो दोनों सालों को मिलाकर 2,100 रुपया आपने इंटरेस्ट में दिया। अब अगर आप कंपेयर करें तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में आपने 2,000 ही दिया था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में आपने कितना दिया? 2,100 रुपया दिया 2 साल में। अब आप इमेजिन करें कि जैसे जैसे टाइम बढ़ते चला जाएगा वैसे वैसे मनी भी बढ़ते चला जाएगा, वैसे वैसे इंटरेस्ट भी बढ़ते चला जाएगा। और जब आप इंटरेस्ट बढ़ते चला जाएगा, अकॉर्डिंग टू यू प्रिंसिपल बढ़ते जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ते चला जाएगा, तब आप प्रॉब्लम फेस करना शुरू कर देंगे। अब आप प्रॉब्लम फेस करना शुरू करेंगे तो आपको ये बोला जाएगा कि नहीं,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करो, आप यह करो कि जल्दी से जल्दी पैसे को कंप्लीट कर दो। ओके, तो इसका एक शॉर्ट फार्मूला भी हम लोग के पास है जो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर में आकर पढ़ेंगे, अच्छे से चीजों करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने समझा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या जरूरत है, यह क्या है और यह क्यों है। जो अब अगले इस वीडियो लेक्चर के अगले इस सीरीज के अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, टाइप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा हम लोगों ने टाइम एंड वर्क में किया, उसी तरह हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के टाइप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट के सारे कॉन्सेप्चुअली पोर्शन को, या यूं बोले इंटरेस्ट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्चुअली पोर्शन को अच्छे से कवर अप कर लिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि यह बातें आपको समझ में आई होंगी। जाते जाते बस मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन को दे रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसीएस हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो अधिकतर वनडे एग्जामिनेशन या डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन हो, आप यह गौर करेंगे कि हर एक में मैथमेटिक्स एज ए सिलेबस कुछ ना कुछ हद तक होता ही है। इसका जो एक मेन काम है, यह आपके माइंड को प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच देता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के लिए आपको सबसे पहला इसके कॉन्सेप्चुअल पार्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा। यह बहुत लोग एसएससी के जो तैयारी करने वाले हैं या डब्ल्यूबीसीएस जो तैयारी करने वाले हैं, उनके दिमाग में होता है कि नहीं, मुझे सिर्फ शॉर्ट ट्रिक समझना है बस। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, और कुछ एक्सपर्ट का गाइडेंस भी है, अगर हम देखें या कुछ एक्सपर्ट्स के हम लोग एनालिसिस भी देखें, तो हम यह पाएंगे कि उनके अकॉर्डिंग अगर कॉन्सेप्चुअल पार्ट हमारा मजबूत है तो हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छा से कनेक्ट कर सकते हैं और शॉर्ट ट्रिक भी ज़्यादा अच्छे से तैयार कर सकते हैं। क्योंकि शॉर्ट ट्रिक एक मात्र सॉल्यूशन का एक शॉर्ट फॉर्म होता है जो आप खुद से भी कभी कभी इन्वेंट कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि मैं अपने जो इस कॉन्सेप्चुअल पोर्शन से आप सभी लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप इसको अच्छे से देख रहे होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, और नए वीडियो में हम लोग नए सीरीज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से इसे प्रैक्टिस करें और इससे हमारे जो भी आपका पास कोई प्रॉब्लम हो या जो भी क्वेरी हो, आप हमारे इंस्टीट्यूट के नंबर पर कॉल करके पूछ लें और आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर जो कोई प्रॉब्लम हो। धन्यवाद। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.